ओके गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू नॉलेज वेदा। हम यहाँ पर कोर्स करने वाले हैं AZ 104 माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि एक फ्री अकाउंट कैसे बनाना है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और फिर हम डिस्कशन करेंगे हमारे सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे मॉड्यूल्स क्या रहने वाले हैं। तो ये मेरे पास प्रेजेंटेशन है, मैं इसे ओपन करता हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम मयंक कालरा है। मैं MCT, MCSA, एजर एडमिनिस्ट्रेटर, MTA, CEH, AZ 700 सर्टिफाइड हूँ। मेरे पास और भी काफी सारी सर्टिफिकेशंस हैं, आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके चेक कर सकते हैं। मेरे टेक्निकल एक्सपीरियंस से मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि ऑलमोस्ट सारी चीजें मुझे लाइव एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करने का मौका मिला, और तभी मैं यहाँ पे हूं कि मैं आप सबको वो चीजें सिखा सकूं जो कि मैंने सीखी हैं लाइव एनवायरनमेंट के अंदर। टीचिंग मेरा पैशन है, और मैं ये चाहता हूं कि जो स्ट्रगल हम लोगों ने फेस की है वो आप लोग ना फेस करें। तो आपके लिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको इतना सिंपल बनाना कि आप उसको इजीली ग्रैब कर सकें, समझ सकें और अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में इंप्लीमेंट कर सकें। ठीक है, ये छोटी सी इंट्रोडक्शन थी मेरे बारे में। इस कोर्स की कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं, मतलब आप ये कोर्स करने लगे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें आपको पहले से आनी चाहिए। क्या चीजें हैं? जैसे कि हम बात करेंगे कि हमारे पास वर्चुअल मशीन्स, हमें वर्चुअल मशीन्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वर्चुअल नेटवर्किंग हमें पता होना चाहिए क्या होता है। वर्चुअल हार्ड डिस्क क्या होता है। ठीक है, नहीं भी पता कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक प्री रिक्विजिट सीरीज शुरू कर रहा हूं जिनके लिए, जिनको ये चीजें एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाएगा, जिनको इसके बारे में नहीं पता। आपको TCP IP की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि IP कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, IP एड्रेसेस, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। DNS के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। थोड़ा सा VPN का डेफिनेशन क्या होता है, फायरवॉल्स क्या होते हैं, और एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजीज। एक्टिव डायरेक्टरी यहाँ का मेन हाईलाइट है। आपको एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, सारे एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में नहीं, लेकिन यूजर्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, और रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेजिलियंस एंड डिजास्टर रिकवरी इंक्लूडिंग बैकअप एंड रीस्टोर ऑपरेशंस। इनमें से अगर कुछ चीजें नहीं भी आती तो भी चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन ये बताने का सिर्फ इतना मकसद है कि आपको पता होना चाहिए कि इस कोर्स के प्री रेक्विजिट्स क्या हैं। ठीक है, कि पहले से आपको किस किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। अगर इनमें से कुछ चीजें, जैसे आपको लगता है कि आप स्ट्रगल करने वाले हैं, थोड़ा सा खुद भी गूगल से पढ़ना, बाकी मैं आपको कवर तो करवाऊंगा ही। ठीक है, जो AZ 104 है वो क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर है रोल। ठीक है, यहां पे क्या होगा कि आपको थोड़ी थोड़ी चीजें सारी करवाई जाएंगी, जैसे नेटवर्किंग का पोर्शन हो गया, स्टोरेज का पोर्शन हो गया, कंप्यूट का पोर्शन हो गया। ये सारे आपको इस हद तक कराए जाएंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आप एक क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर का रोल निभा सको। ठीक है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर्स की। क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर्स मैनेज द क्लाउड सर्विसेज दैट स्पैन स्टोरेज, networking and compute cloud capabilities with a deep understanding of each service across the full IT life cycle। तो आपको स्टोरेज, नेटवर्किंग और कंप्यूट के बारे में पता होना चाहिए, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको, ताकि आप इस रोल को परफॉर्म कर सके अपने ऑर्गेनाइजेशन में। क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या करते हैं, अपने एंड यूजर्स की रिक्वेस्ट को लेते हैं। ठीक है, जो भी उनकी रिक्वेस्ट होती है न्यू क्लाउड एप्लीकेशंस के लिए, और उनको रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं। कल को आपसे कोई पूछे कि मेरे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको और बेटर कैसे बनाया जा सकता है, या इसको मॉनिटर कैसे किया जा सकता है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप करेंगे या बताएंगे। अब जो क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो क्लाउड को मैनेज करते हैं, वो किस तरह से मैनेज करते हैं, वो एज्योर पोर्टल का यूज करते हैं। एज्योर पोर्टल का यूज करते हैं सारी चीजें मैनेज करने के लिए, और जो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो पावरशेल और कमांड लाइन इंटरफेस का भी इस्तेमाल करते हैं। हम लोग भी कुछ कुछ चीजें पावरशेल और कमांड लाइन इंटरफेस से बनाएंगे, जैसे नेटवर्क, वर्चुअल नेटवर्क पावरशेल से कैसे बनता है,
स्टोरेज अकाउंट पावरशेल से कैसे बनता है, ये सारी चीजें हम लोग भी कुछ हद तक करेंगे, क्योंकि हम लोग बिगिनर है, राइट, हम लोग पढ़ रहे हैं इस चीज को। तो ज्यादा फोकस एज्योर पोर्टल के ऊपर रहेगा, लेकिन पावरशेल और कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर इस रोल को स्टार्ट करते हैं विद अ लिटिल बिट एक्सपीरियंस ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर्स को पता होता है ओएस क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन क्या है, स्टोरेज स्ट्रक्चर्स क्या है, नेटवर्किंग क्या है, राइट। अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं इस कोर्स के बाद, अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं, आपके लिए ये बहुत जरूरी है आपको ये पता हो कि कौन से सेक्शन में से कितना क्वेश्चन आ सकता है। जिसकी जितनी ज्यादा परसेंटेज होगी उतने ज्यादा क्वेश्चंस की उम्मीद की जा सकती है उस सेक्शन में। जैसे मैं आपसे यहां पे बात करूं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाला कौन सा है, कॉन्फ़िगर एंड मैनेज वर्चुअल नेटवर्किंग। तो आप देख सकते हैं 25 से 30% क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे आएंगे आपको। तो अगर आप एग्जाम देने का सोच रहे हैं इसके बाद, तो ये चीज बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए, उसी अकॉर्डिंग ज्यादा फोकस रखें और तैयारी करें। यहाँ पे हमारे पास कुल 11 मॉड्यूल्स हैं, 11 मॉड्यूल्स हैं। हम लोग कोशिश करें कि हर एक दिन हम लोग एक एक मॉड्यूल कवर करें। जैसे आज हमारा फर्स्ट डे है, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग ये जो मॉड्यूल नंबर 1 है जो कि एडमिनिस्टर आइडेंटिटी है, हम लोग ये कवर करें। तो हर एक दिन में हम लोग एक मॉड्यूल कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो वन बाय वन चलेंगे, स्लोली स्टेडिली। सबसे पहले मैं आपको मॉड्यूल नहीं, मैं आपको फ्री अकाउंट कैसे बनाना है वो बताऊंगा। देन हम लोग मॉड्यूल करेंगे, उसके रिगार्डिंग जो भी एक्सरसाइजेस होंगी, जो भी आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, वो भी मैं आपको साइड बाय साइड करवाता रहूंगा। राइट, ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे कोर्स का। चलिए, अब हम क्या करते हैं, एक सबसे पहले ये देखते हैं कि एज्योर पोर्टल को हम यूज कैसे करेंगे। हर एक इंसान जो कि एज्योर पोर्टल को यूज करना चाहता है उसको एक अकाउंट चाहिए। आप लोग ईमेल भी एक्सेस करते हैं, उसके लिए भी अकाउंट चाहिए होता है, राइट। तो यहां पर भी हमें अकाउंट चाहिए। अकाउंट कैसे बनाते हैं, एज्योर की एक बात बहुत अच्छी है कि आपको फ्री अकाउंट बनाने का मौका मिलता है, और उस फ्री अकाउंट में आप कुछ भी किसी भी हद तक यूज कर सकते हैं। भले वो सर्विस कॉस्टली हो या फिर चीप हो, जैसी मर्जी हो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आपने सिर्फ यहाँ पे क्या करना, आप जाइए अपने गूगल पे चले जाइए, इन गूगल पे जाके सिर्फ इतना लिखिए, एज्योर फ्री अकाउंट। ठीक है, यहां पर पहला ऑप्शन है क्रिएट योर एज्योर फ्री अकाउंट टुडे, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या फ्री मिलने वाला है, हम ये भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे स्टार्ट फ्री का बटन है, इसको दबाएंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि हमें फ्री क्या क्या मिलेगा। हमें कुछ पॉपुलर सर्विसेज मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 12 मंथ्स। मतलब 1 साल के लिए आप वो सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। और 40+ ऐसी सर्विसेज हैं जो कि हमेशा ही फ्री रहने वाली है। और जब आप एक एज्योर का अकाउंट बनाओगे, आपको $200 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे एज एज्योर क्रेडिट। ठीक है, वो भी 30 डेज के लिए। तो 30 डेज के लिए आप वो $200 स्पेंड कर सकते हो अपने एज्योर को प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, अगर आपके $200 खत्म हो गए तो भी आपकी सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो जाएगी, अगर 30 डेज हो गए तो भी आपकी सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो जाएगी। तो डिपेंड करता है आप $200 पहले खत्म करते हैं या फिर 30 डेज कंप्लीट होते हैं। अल्टीमेट गोल है कि 30 डेज के लिए आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, राइट। अब यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज हैं। अगर आप एज्योर की ऐप सर्विसेज देखेंगे, वर्चुअल मशीन्स, कुछ भी आप बना सकते हैं इस फ्री अकाउंट के अंदर, कुछ भी, एनीथिंग। और जरूरी नहीं है जैसे हम बाकी क्लाउड कंप्यूटिंग ऑप्शंस में देखते हैं, जैसे कि हम सिर्फ एक फ्री टीयर को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम जो वर्चुअल मशीन बनाते हैं वो लिमिटेड रैम या लिमिटेड प्रोसेसर के साथ बना सकते हैं, लेकिन एज्योर के ऊपर हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम लोग 16 GB रैम, 4 वर्चुअल प्रोसेसर्स, ऐसी मशीन भी बना सकते हैं। हाईली जिसको बोलते हैं ना, हाई क्वालिटी वर्चुअल मशीन, वो भी बना सकते हैं। हमें क्या करना है, हमारे पैसे नहीं लगेंगे। पैसे कहां से जाएंगे, यहां से, सिंपल है। तो हमें ऐसा अकाउंट चाहिए जो कि हमें $200 फ्री में दे दे 1 महीने, 1 मंथ के लिए। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट फ्री पे क्लिक करूंगा, ये मैंने क्लिक कर दिया, एंड यहाँ पे मेरा साइन अप पेज आ गया। अब आपको
मैं रिकमेंड करूंगा एक न्यू ईमेल आईडी आप लोग बना लो, ठीक है। एग्जिस्टिंग है माइक्रोसॉफ्ट की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं बोलूंगा आप एक नई बना लो। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट वन पे क्लिक किया, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है, मैं एक नया ईमेल एड्रेस लेना चाहता हूँ। अब यहाँ पे एक नया ईमेल एड्रेस टाइप करते हैं, लेट्स से समथिंग लाइक दिस 20321, ऐसी रैंडम। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं एंड मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बन जाएगा। कुछ वेरिफिकेशन आएगी प्रूव करने के लिए कि मैं रोबोट नहीं हूं। तो एक स्नेल को पिक करना है, यहाँ पे ये रहा स्नेल, मैंने पिक कर लिया। मेरा माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट रेडी है, लेकिन एज्योर का अकाउंट होने के लिए आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालनी है। जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ठीक है। आपको अपने आप को वेरीफाई करना है, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट मी या कॉल मी करके अपने नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में नाम दे दो, ABCXYZ, कोई भी नाम दे दो। जैसे मैंने यहाँ पे ABC दे दिया। अपना एड्रेस दे दो जो भी आपने देना है, ठीक है। सिटी, अपना स्टेट, पोस्टल कोड, ये सारा कुछ आपने देना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको ये अपना कार्ड डिटेल्स एंटर करने के लिए बोलेगा। तो मास्टर कार्ड या क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास हो तो आप उससे अपना अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कार्ड की, क्रेडिट कार्ड की जो रिक्वायरमेंट है वो नेसेसरी है, राइट। उसके बिना आपका एज्योर अकाउंट नहीं बनेगा। तो आपको अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। इनिशियली 2 रुपए कट होते हैं, ठीक है, 2 रुपीज का डिडक्शन होता है, वो भी 2 दिन के बाद वापस आ जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आपका कोई भी पैसा डिडक्ट नहीं होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे जब हमारा फ्री ट्रायल एक्सपायर हो जाएगा तो हमारा क्रेडिट यूज होना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे देखो ऊपर, यहाँ साफ लिखा हुआ है, नो ऑटोमेटिक चार्जेस आफ्टर योर क्रेडिट इज ओवर, वी विल आस्क यू इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद पे एज यू गो। जब तक आप अप्रूव नहीं करेंगे, आपको आपके क्रेडिट कार्ड से कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। आपकी जो वर्चुअल मशीन्स है वो बंद हो जाएंगी। जब आपका ट्रायल एक्सपायर हो जाएगा, आपकी वर्चुअल मशीन्स बंद हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। और ये आपको बोलेगा कि अगर आप इसको फर्दर चलाना चाहते हैं तो आप पे एज यू गो सर्विस में आ जाओ, जहां पे जितना आप चलाओगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। अगर नहीं आओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑटोमेटिकली मशीन को बंद कर देगा। आपका 1 रुपया भी कट नहीं होगा, राइट। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं यहाँ पे नहीं बना सकता, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे अपनी जो वेरिफिकेशन है वो कार्ड के थ्रू करनी है, दैट्स इट। इतना सा प्रोसेस है। उसके बाद जब आप साइन इन कर लेंगे तो आप एज्योर के पोर्टल पे इस तरह से लॉग इन हो जाएंगे। ये है एज्योर का पोर्टल। जब आपकी सारी डिटेल्स आप फिलअप करके फाइनली साइन अप पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका अकाउंट बना के आपको यहाँ पर रीडायरेक्ट कर देगा। नोटिफिकेशन के अंदर आपके पास क्रेडिट लिमिट आ जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मेरे पास क्रेडिट लिमिट है यहाँ पे 6,000 रुपीज, ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज मेरे पास अवेलेबल है, राइट। तो आपके पास भी इसी तरह से जो $200 है वो आ जाएंगे। अगर इंडियन रुपीज में आने हो तो आई गेस 13,300 रुपीज आपके पास आ जाएंगे। अब हम, आपको जब पता लग गया कि फ्री अकाउंट कैसे बनाते हैं, अब हम अपने मेन कोर्स पे आ जाते हैं। अब हम जो एक्चुअली हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है वो समझेंगे। फर्स्ट मॉड्यूल पे जाने से पहले एक डायग्राम को अच्छे से समझो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये नहीं समझ पाते कि ऑन प्रेमाइसेस हमारे जो सर्वर्स पड़े हैं वो अच्छे हैं या फिर क्लाउड पे अगर हम सर्वर्स बना ले वो अच्छे हैं। कुछ लोग बोलते हैं यार बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे अगर हमने ऑन प्रेमाइसेस बना लिया तो, या फिर अगर हमने क्लाउड पे बना लिया तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। सही मेथड क्या है? देखो, अगर आप ऑन प्रेमाइसेस कॉन्फ़िगरेशन करते हो, जैसे अगर आप ऑन प्रेमाइसेस करोगे तो सबसे पहले एक बहुत अच्छा खासा सर्वर आपको लेना पड़ेगा। लेट्स से इस सर्वर की जो रैम है वो 256 GB है, ठीक है। उसके बाद इसमें Xeon प्रोसेसर्स लगे हुए हैं। उसके बाद इसमें आप कह सकते हो लेट्स से मेरे पास 10 TB की हार्ड डिस्क लगी हुई है, राइट। आपने ये सर्वर मार्केट से परचेज कर लिया, आपको लाखों रुपए का ये सर्वर आ गया। आई डोंट नो कितना कॉस्ट होगा, बट अगर आपने एक नया सर्वर लिया इट विल कॉस्ट यू इन लैक्स।
अब उसके ऊपर आप हाइपर-वी या फिर VMware इंस्टॉल करके आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बनाओगे। बनानी पड़ेंगी आपको, बिकॉज अगर नहीं बनाओगे तो इतना सारा जो पैसा है जो आपने स्पेंड किया, इसका फायदा क्या? ठीक है ना, आपको करना पड़ेगा, वर्चुअल मशीन बनानी पड़ेगी। तो आपने लेट्स से एक वर्चुअल मशीन बनाई एज अ वेब सर्वर, एक डेटाबेस सर्वर, एक एप्लीकेशन सर्वर और एक्सेट्रा कुछ आपने बनाया। अब लेट्स से इन फ्यूचर आपके मल्टीपल बिजनेस चल रहे हैं इस फिजिकल सर्वर के ऊपर। कल को एक बिजनेस फेल हो जाता है, भगवान ना करे, पर कल को एक बिजनेस फेल हो जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो वर्चुअल मशीन बंद करनी पड़ेगी, वो डिलीट करनी पड़ेगी मशीन, क्योंकि उसका फायदा नहीं है, इस पे चला के क्या फायदा। अब इसी के साथ में भी ये वाली वर्चुअल मशीन भी बंद हो जाए, तो अब इस टाइम पे आपके पास सिर्फ 2 वर्चुअल मशीन चल रही है। अब इतना बड़ा फिजिकल सर्वर आपने लाखों रुपए पहले दे दिए सिर्फ ये वर्चुअल मशीन चलाने के, क्या फायदा हुआ इसका? कुछ भी नहीं हुआ, वेस्ट ऑफ मनी। पर आप बोलोगे मैं प्रॉफिट निकाल लूंगा, मैं कर लूंगा, मान लिया ये 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए जितने भी आपके लगे आप कवर कर लेंगे, लेकिन और चार्जेस का क्या? चलिए और चार्जेस की बात करते हैं जो कि ऑन प्रेमाइसिस में लग सकते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा? इंटरनेट। आप लोग लीज लाइन की बात करें, आप लोग डेफिनेटली एक लीज लाइन कनेक्शन तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है? इंटरनेट में आपका आ जाएगा लीज लाइन और साथ में क्या आ जाएगा आपका? ब्रॉडबैंड। ठीक है, लीज लाइन और ब्रॉडबैंड आपने 2 कनेक्शन लिए ताकि इन केस फेल ओवर हो जाए, मतलब अगर लीज लाइन फेल हो जाए तो कनेक्शन मेरा ब्रॉडबैंड पे आ जाए। ठीक है। सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बिल कौन भरेगा? एग्जैक्टली, बिजली का बिल कौन भरने वाला है? मैं तो नहीं भरने वाला भाई। ठीक है, तो इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में ही आपके क्या क्या कंपोनेंट्स आ जाते हैं? आपके एसीज आ जाते हैं, आपकी यूपीएस आ जाते हैं, आपके यूपीएस होता है ना पावर बैकअप के लिए, वो आ जाता है आपका, राइट? एसी तो चलेंगे चलेंगे, मतलब सर्वर्स लगे हैं भैया, एसी चलेंगे ही चलेंगे, बिल तो आएगा ही आएगा। उसके बाद एक और चीज आ जाती है, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या होता है? हर 6 महीने के बाद सर्विस करेंगे, ठीक है? एसी की सर्विस होगी, सर्वर्स की सर्विस होगी, सफाई होगी सर्विस सर्वर्स की, कितना कुछ होगा। सीसीटीवी, वेरी गुड, वन ऑप्शन सीसीटीवी। चलो, सीसीटीवी का भी हमारे पास खर्चा आएगा मॉनिटरिंग करने के लिए, वेरी गुड। किसने बोला ये? ज्योति प्रसाद, वेरी गुड, सीसीटीवी। ठीक है ना। उसके बाद और क्या खर्चा आ सकता है? नेटवर्किंग, नेटवर्किंग डिवाइसेस, राउटर स्विचेस लगाओगे ना मस्त एकदम, है ना, उसका खर्चा आ जाएगा। और एक और खर्चा यहां पे इंक्लूड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, घिसाई। एग्जैक्टली, स्पेस, एक कैबिन बनाओगे वो भी जाएगा। सिक्योरिटी में चलो सीसीटीवी आ गया। डेप्रिसिएशन गाइस, घिसाई होती है ना हार्डवेयर पार्ट्स की, वो कौन भरेगा? आपके हार्डवेयर पार्ट्स 10 साल में पुराने होने वाले हैं या 5 साल में पुराने होने वाले हैं, आप फिर मार्केट में जाओगे नई चीजें लेके आओगे। हार्डवेयर फॉल्ट्स, वेरी गुड सतवीर, हार्डवेयर फॉल्ट्स, कितना कुछ होने वाला है। और उस पे भी पैसे लगते हैं गाइस। हम लोग सोचते हैं ऑन प्रेमाइसेस हमने एक बार 2 लाख रुपए खर्च लिए बस मजा आ गया, ऐसा नहीं होता गाइस। इसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर चलेंगे उनके पैसे बहुत खर्चे होते हैं गाइस। अब क्लाउड में आ जाओ। क्लाउड में देखो, मैंने 2 वर्चुअल मशीन बनाई। मेरी एक वर्चुअल मशीन पे मेरा एक बिजनेस चल रहा है, एक वर्चुअल मशीन पे एक बिजनेस चल रहा है मेरा, ठीक है? ये वाला और ये वाला दूसरा बिजनेस। अब कल को क्या हुआ, लेट्स से मेरा एक बिजनेस फेल हो गया, तो मैं ये वर्चुअल मशीन बंद कर दूंगा। अब मुझे इसके कोई चार्जेस नहीं है, मेरी जो मशीन चल रही है ना, मुझे सिर्फ उसके चार्जेस पे करने हैं, दैट्स इट। और रही बात हार्डवेयर मेंटेनेंस बैकअप्स हर चीज की, वो मुझे क्लाउड पे मिल जाएगा। यहाँ पे बैकअप का भी पॉइंट आ सकता है, बैकअप के लिए जो आपको डिवाइसेस चाहिए, ठीक है, उसमें भी आ सकता है। बट यहां पर मुझे टेंशन से मुक्ति मिल गई। अगर मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, मुझे वैसे बता रहा हूं, अगर 1 लाख फालतू भी खर्चा करना पड़े ना, मेरा बहुत अच्छा बिजनेस है तो मैं कर दूंगा। क्यों करूंगा? मेरे को टेंशन नहीं किसी चीज की। डेप्रिसिएशन मेरी जिम्मेदारी नहीं है, नेटवर्किंग मेरी नहीं है, मॉनिटरिंग मैं कंसोल से ही कर सकता हूँ, मेंटेनेंस मुझे नहीं करनी, एसी वगैरह का बिल वगैरह भरना मेरे को नहीं करना, कुछ नहीं करना मेरे को। इंटरनेट जितने की मैं लीज लाइन लगाऊंगा उससे कितना कई गुना फास्ट होगा गाइस यहाँ पे इंटरनेट। मैंने मशीन से लॉग आउट कर दिया, अदरवाइज लेट्स चेक आउट द स्पीड ऑन इंटरनेट।
Let me just try to give you an assumption. यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का डीएनएस, माइक्रोसॉफ्ट का जो इंटरनेट है वो यूज होता है, आपको खुद समझ में आएगा यहाँ पे कितनी स्पीड होगी। ये मेरा सर्वर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जरा सा हम सिक्योरिटी बंद कर देते ताकि हम वेबसाइट्स को ओपन कर सकें। एक्सप्लोरर है गाइस, तो आपको पता थोड़ा लैग करेगा। मैंने इसमें गूगल क्रोम या एज ब्राउजर नहीं डाला, मैं सिर्फ आपको स्पीड टेस्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 मिनट लगेंगे इसको, फर्स्ट टाइम ऑन हो रहा है ना। गूगल पे गए, यहाँ पे ऊकला से टेस्ट करनी, ऊकला से कर लो, fast.com से करनी, जहां से भी आपने टेस्ट करनी है आप कर सकते हो। इट विल टेक अ मिनट और टू। यहाँ पे सिक्योरिटीज ऑफ की है मैंने। एक्सप्लोरर मेरे को वैसे ही नहीं पसंद। वेल कोई बात नहीं, मैं इसकी स्पीड भी आपको दिखा दूंगा। मेरे पास और वर्चुअल मशीन्स बनी पड़ी है, मैं उसमें भी दिखा देता हूँ आपको। देख ही लेते हैं फटाफट से। यस, यहाँ पे जितने भी सर्वर्स हैं वो सारे सेम है, जैसे आप प्रैक्टिकल्स में यूज करते हो ना, बिल्कुल वही वाली चीजें हैं। मैं बताता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि आप क्या प्रेफर करते हैं इंडस्ट्रीज में, जो कि आपका ऑन प्रेम है या फिर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा वाला विंडोज सर्वर है, एक मैंने बनाया हुआ था। इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ मशीन को, मैं आपको यहाँ पे इसकी स्पीड दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एमसीएस की क्लास ले रहा था बेसिकली। इसके अंदर मैंने, ये 16 GB की मशीन है गाइज, ये देखो, ये मैंने बनाई हुई 16 GB की मशीन है ये। तो इसके अंदर मैं एमसीएस के प्रैक्टिकल्स करवा रहा था आज सुबह ही। तो उसी के अंदर जब इंटरनेट की स्पीड हमने चेक की थी, तो एमसीएस वाले भी कह रहे थे मतलब कितनी ज्यादा स्पीड है। मतलब मेरी डाउनलोडिंग स्पीड ही अराउंड 139 Mbps थी। सीरियसली मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, एड्रेस मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इट विल टेक अ लिटिल टाइम। ये देखो, रिमोटली कनेक्ट किया मैंने और कुछ नहीं। ये एक विंडोज 10 मशीन है, ठीक है। विंडोज 10 मशीन विद 16 GB ऑफ रैम, 4 वर्चुअल सीपीयूज। इसके अंदर मैं हाइपर वी वगैरह चला रहा था, ठीक है। तो इसके अंदर लॉग इन करते हैं, इसके अंदर एज ब्राउजर मिल जाएगा, वो अच्छा चलता है। तो उसके अंदर हम स्पीड टेस्ट करके देखते हैं। और मुझे पक्का यकीन है कि जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस में करते हैं उससे तो बहुत बेटर स्पीड्स हैं यहाँ की। तो मुझे रीस्टोर नहीं करने ओल्ड पेजेस, हम यहाँ पे चलते हैं speedtest.net, ठीक है। जनरली लोग ये वाला सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करता हूँ, लेट्स चेक आउट द स्पीड। कभी कभी वेरी हो जाती है, बट अभी क्या स्पीड आ रही है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। इट इज ऑलमोस्ट, इट हैज क्रॉस्ड 1 Gbps, आप देख सकते हैं। आप खुद सोच लो कि क्या स्पीड होगी। मेरी जो डाउनलोड स्पीड थी वो 100 to 150 Mbps आ रही थी। ये तो आपकी सर्फिंग स्पीड होगी ना, ये वाली सर्फिंग स्पीड होगी। लेकिन जो एक्चुअल डाउनलोड स्पीड होती है वो मैं बात कर रहा हूँ आपसे। आप खुद देख लो कितनी अच्छी स्पीड है। अगर हम यही वाला इंटरनेट अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगाएं तो कितना कॉस्ट आएगा, ये आपको अच्छे से पता है अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर्स हो तो यही चीज मैं आपको दिखा रहा था बेसिकली, कि यहाँ पे इंटरनेट भी आपको बहुत ही ज्यादा फास्ट मिलने वाला है। इसको स्टॉप कर देते हैं यहाँ से, राइट। तो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं क्लाउड के ऊपर। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, अगर आप इसको लेके चलेंगे 5 years 10 years, तब आपको पता लगेगा कि यहाँ पे ऑन प्रेम में ज्यादा खर्चा है, क्लाउड में कम है। अभी जैसे क्वेश्चन आया कि जैसे हमारे पास कोई आर्किटेक्चर कंपनीज है जो ऑटो कैड वगैरह यूज करते हैं, देखो डिपेंड करता है कि आपकी खपत कितनी है, यूजेज कितनी है। उस केस में अपने यूजेज को एनालाइज करते हुए हम ऑन प्रेम या क्लाउड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस चीज का एक बेटर कैलकुलेशन चाहिए तो एक टीसीओ कैलकुलेटर नाम की एप्लीकेशन आती है। कौन सी, ये देखो, ये भी मैंने आपको बताना है हमारे कोर्स में, लास्ट वाले मॉड्यूल में आएगा। टीसीओ कैलकुलेटर, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, ये माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का ही पार्ट है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपके ऑन प्रेमाइसेस कितने सर्वर्स हैं,
आपके ऑन प्रेमाइसेस कितने सॉफ्टवेयर हैं, ऑटो कैड वगैरह सारे आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कितने डेटाबेस, कितने स्टोरेज, सब कुछ यहाँ पे डाल के जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे सैंपल लेता हूँ कि मेरे पास लेट्स से ये वाला सर्वर है एटसेट्रा, ये वाला डेटाबेस है, ये वाला स्टोरेज है, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर आपके पास आपका बैकअप कैसा है, हर चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। कितनी वर्चुअल मशीन है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितनी आती है आपकी, स्टोरेज कॉस्ट क्या है, सारी डाल के एंड में जब आप ये देखो अदर कॉस्ट भी है यहाँ पे, जब आप सारी कॉस्ट डाल देंगे, नेक्स्ट करेंगे, फाइनली आपको एक स्कोर मिल जाएगा कि आप 5 साल में अगर आप एज्योर पे काम करते हैं तो आप कितना बचा सकते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म लेके चलना, शॉर्ट टर्म में तो आपको क्लाउड महंगा ही लगेगा, हर किसी को महंगा लगता है क्लाउड। लॉन्ग टर्म लेके चलना, तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा ग्राफ में कि अगर आपने जो भी आपने अपनी कस्टमाइजेशन डाली है उस टीसीओ के अंदर, अगर वही कस्टमाइजेशन आप क्लाउड पे डालते तो आपको कितना बेनिफिट होता। तो जो आपका क्वेश्चन है उसको आप टीसीओ कैलकुलेटर में एक बार डाल के देखना, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। क्योंकि हर एक कंपनी, जैसे आपकी आर्किटेक्चर कंपनी है, उसका अलग एक हो सकता है कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कितनी मशीन्स चल रही हैं, ये आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है। और उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑन प्रेमाइसेस बेटर है या फिर आपका व्हाट यू से एज क्लाउड बेटर है। ओके, तो बेस्ड ऑन दैट सिलेक्ट। बट मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द कंपनीज अगर देखा जाए, अगर हम बैकअप्स को भी कंसिडर करें, तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट रहता है, टेंशन फ्री रहते हो आप, आपका जो बिजनेस है वो 24/7 चलता रहता है। ओके, और सिर्फ उसी चीज के लिए आप लोग पे करेंगे जिस चीज के लिए आप, जो चीज आप चला रहे हैं, जो नहीं चल रही चीज उसके लिए आप पे नहीं करेंगे। ओके ओके फाइन, इतना क्लियर है गाइस? यस और नो इन द चैट बॉक्स। ओके वेरी गुड। चलिए आ जाते हैं फिर अपने एक्चुअल मॉड्यूल के ऊपर। तो चलिए मैं मॉड्यूल को स्टार्ट कर देता हूं यहां से। हमारा सेकंड मतलब जो फर्स्ट मॉड्यूल है आज का, एडमिनिस्टर आइडेंटिटी, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए, अब इस मॉड्यूल के अंदर एडमिनिस्टर आइडेंटिटी के अंदर हम लोग कुछ चीजें कवर करने वाले हैं, जो कि है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूजर एंड ग्रुप अकाउंट्स। ऑलराइट, तो जो हमारा कॉन्फ़िगर एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी है, इसके अंदर हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि एक्टिव डायरेक्टरी के बेनिफिट्स और फीचर्स क्या क्या हैं, एडी के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, कंपैरिजन जो एज्योर की एक्टिव डायरेक्टरी है और आपकी ऑन प्रेमाइसिस की एक्टिव डायरेक्टरी है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये सारे हम लोग टॉपिक्स करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी और उसके फीचर्स के बारे में। देखिए, एक्टिव डायरेक्टरी जो एज्योर में है वो हमें दो चीजें प्रोवाइड करती है। कौन कौन सी? ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि हमारे पास ऑथेंटिकेशन क्या होती है और ऑथराइजेशन क्या होती है। देखिए, ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है क्या आपको इस पर्टिकुलर आप कह सकते हैं रिसोर्स का एक्सेस है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंपनी में जाते हैं, क्या आप उस कंपनी के अंदर एंटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दैट इज ऑथेंटिकेशन। या फिर आप अपने ईमेल अकाउंट को जब अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं, आप साइन इन पे क्लिक करते हैं, क्या आप साइन इन कर पा रहे हैं या नहीं, आपको राइट से मिले हुए हैं या नहीं, दैट इज ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि आप एंटर तो कर गए, लेकिन किस हद तक आपको एक्सेस मिला हुआ है। जैसे आप अपने कंपनी में जाते हैं, आप हर किसी डिपार्टमेंट में एंटर नहीं कर सकते, आप एचआर के डिपार्टमेंट में ऐसे ही दरवाजा खोल के नहीं जा सकते, आप एमडी के, सीईओ के कैबिन में आप दरवाजा खोल के नहीं जा सकते सीधा। क्यों? आपको ऑथराइजेशन नहीं है। आप कहां जाएंगे? जहां पे आपका जॉब है, आईटी डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जहां पर भी आप लोग काम करते हैं, आप वहीं पे जा सकते हैं। सो ऑथेंटिकेशन का मतलब हो गया क्या आपको एक्सेस है या नहीं है, और ऑथराइजेशन का मतलब हो गया किस लेवल का एक्सेस है आपको, किस हद तक आप उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है।
अब विंडोज की जो एक्टिव डायरेक्टरी है, इसका यूज सिर्फ इतना है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑन प्रेमाइसेस एप्लीकेशन को ही यूज कर सकते हैं। मतलब जो आपने अपने डोमेन एनवायरनमेंट में एप्लीकेशन बनाई है, आप सिर्फ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी की बात करूं, यहां पे बनाया हुआ यूजर आप ऑन प्रेमाइसेस एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप ऑफिस 365, एज्योर पे बनाई हुई एप्लीकेशन, एज्योर पे बनाई हुई वर्चुअल मशीन, डेटाबेसेस, सबका एक्सेस कर सकते हैं। मतलब एज्योर में बनाया हुआ यूजर इन सारी चीजों को एक्सेस कर सकता है, राइट? तो डेफिनेटली एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी हमें ज्यादा फीचर्स ऑफर करती है। अब जो एज्योर की एक्टिव डायरेक्टरी है गाइस, इसको आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। हम लोगों ने विंडोज सर्वर में पढ़ाई की हुई है कि उसमें हमें एक सर्वर बनाना पड़ता है, उसके बाद उसको प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाना पड़ता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे ही अपने अकाउंट के अंदर जाएंगे, आप कोई भी अकाउंट बनाए, फ्री अकाउंट, पे एज यू गो, स्पॉन्सर्ड अकाउंट, कोई भी अकाउंट हो, आपको एक चीज प्री इंस्टॉल्ड मिलेगी, उसका नाम है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। तो अगर मैं यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, ये आपका पोर्टल है, ये मेन्यू है। अगर मैं मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको मिलेगा एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, अपने आप से ये बन के आता है। आप इस पे क्लिक करो, ये देखो, ये है आपका एज्योर का एक्टिव डायरेक्टरी। यहाँ पे आप यूजर्स, ग्रुप्स आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि ऑन प्रेम में आपको बनाना पड़ता है एक्टिव डायरेक्टरी को, एज्योर में आपको पहले से ही बनी हुई मिलती है एक्टिव डायरेक्टरी। अभी इसके बारे में और डीपली स्टडी भी करेंगे, ठीक है? तो ये है आपका एक्टिव डायरेक्टरी। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में हमें ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, राइट? अब यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं एडी के बारे में जो आपको समझने जरूरी है। सबसे पहले आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि ऑथेंटिकेट किया जाए। मतलब क्या वो ऑब्जेक्ट को परमिशन है या नहीं है, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। अकाउंट क्या होता है? एन आइडेंटिटी दैट हैज डेटा एसोसिएटेड विद इट। अब मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास लेट्स से कौन कौन से एक्सेस हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, तो आप बोलोगे 1 मिनट में लॉगिन करके बताता हूं। आप जो लॉगिन करेंगे, आपका नाम आपकी आइडेंटिटी है, लेकिन जिस चीज में आप लॉगिन करेंगे वो है अकाउंट। आप अकाउंट के अंदर जाएंगे, अपना डाउनलोड्स फोल्डर या डॉक्यूमेंट्स फोल्डर मुझे दिखाएंगे, तो उसमें आपका डेटा पड़ा हुआ है। समझ रहे हो ना बात को? तो आइडेंटिटी कौन है? आप। अकाउंट क्या है? जो कंप्यूटर के अंदर बना है, जो कि आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। ठीक है, फिर आता है एज्योर एडी अकाउंट, an identity created through Azure Active Directory or another Microsoft Cloud Service। अब इसका ये मतलब है कि अगर आपका जो अकाउंट है वो Azure Active Directory के अंदर बना हुआ है, जिसको हम यूजर नेम और पासवर्ड से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं Azure AD अकाउंट। मतलब यहां पे अगर मैं कोई भी यूजर बनाऊंगा तो उसका एक्टिव डायरेक्टरी अकाउंट बन जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं Azure AD अकाउंट, राइट? फिर आता है एज्योर एडी टेनेंट या डायरेक्टरी। देखो लोग ना इन टर्म्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं, टेनेंट या डायरेक्टरी, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर लो, बात एक ही है। अगर डायरेक्टरी बोलो तो भी ठीक है, टेनेंट बोलो तो भी ठीक है। टेनेंट क्या होता है? देखो गाइस, टेनेंट एक ट्रस्टेड इंस्टांस होती है एक्टिव डायरेक्टरी की। एक ट्रस्टेड इंस्टांस होती है एक्टिव डायरेक्टरी की, और ये ऑटोमेटिकली बनता है जब आप एक माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का अकाउंट बनाते हो। सो इट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक ही टेनेंट है, हम मल्टीपल डायरेक्टरीज बना सकते हैं, मल्टीपल टेनेंट बना सकते हैं। इसको पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। ये देखिए, additional instances of Azure AD can be created, that is okay. Azure AD is underlying product providing the identity service। मतलब Azure AD हमें identity service provide करता है, that also we know। The term tenant means a single instance of Azure AD representing a single organization। ठीक है, तो टेनेंट हमारी एक प्रेजेंट इंस्टांस ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी को बताता है। श्योर, मैं एक्सप्लेन करता हूं।
ठीक है। एंड द टर्म टेनेंट एंड डायरेक्टरी आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। सो ये चीज ध्यान में रखो कि दोनों में से अगर कोई भी टर्म यूज की जाए तो टेंशन वाली बात नहीं है, मतलब सिर्फ एक ही है उसका, मतलब उसका एक ही है। ठीक है। अब इंस्टांस की बात करते हैं, इंस्टांस क्या होता है। चलो ये देखो, जब मैंने एक अपना अकाउंट बनाया, आप यहां पे देख पा रहे हो ये एक डायरेक्टरी है, दिस इज माय डिफॉल्ट टेनेंट, दिस इज माय डिफॉल्ट टेनेंट। और ये क्या है, टेनेंट आईडी, मतलब इस डायरेक्टरी की जो आईडी है, जो इंस्टांस की आईडी है वो ये है। ठीक है। यहां पे बनाया हुआ यूजर सिर्फ इस डायरेक्टरी का ही होगा, इससे बाहर नहीं जा पाएगा बाय डिफॉल्ट। अब अगर मुझे और टेनेंट्स बनाने हैं, लेट्स से मेरे को एक नया टेनेंट बनाना है, तो मैं यहां पे मैनेज टेनेंट्स पे क्लिक करूंगा। अब यहां पे अगर मैं चाहूं तो क्रिएट बटन पे क्लिक करके मैं यहां पे और टेनेंट बना सकता हूं। जैसे मैंने एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी सेलेक्ट किया, टेनेंट टाइप, मैंने नेक्स्ट पे किया कॉन्फ़िगरेशन, यहां पे कोई भी लिख दो, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया नॉलेज वेदा इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और यहां पे मैंने लिख दिया knowledgevita.onmicrosoft.com। ये एक इनिशियल डोमेन नेम बन गई, इसको मैं चेंज कर सकता हूं। अब डेटा सेंटर लोकेशन अगर मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करूँ तो ये हो जाएगा। एंड यहाँ पे नेक्स्ट पे अगर मैं रिव्यू एंड क्रिएट करूंगा और क्रिएट पे क्लिक करूंगा, फिलहाल मैं नहीं कर रहा लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो ये बन जाएगा, राइट। और ये इन सारी लिस्ट में आ जाएगा, देखो 4 बनी हुई है यहाँ पे, कंटोसो मार्केटिंग कंपनी। मेरी डिफॉल्ट कौन सी है, ये वाली डिफॉल्ट डायरेक्टरी। अब अगर मुझे इसमें शिफ्ट होना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है। क्लिक की बजाय आप यहां पे अगर चेक मार्क करेंगे और इसको कर दें मेक डिफॉल्ट टेनेंट, तो कंटोसो मार्केटिंग कंपनी के अंदर जो भी यूजर्स होंगे वो आप देख सकते हो अपने डायरेक्टरी के अंदर। जैसे अगर मैंने इसको चेक कर दिया, ओके कर दिया, इट मे टेक अराउंड 1 मिनट, तो मैंने इसको यहां से क्लोज किया, यहां पे रिफ्रेश किया, कौन सी आ गई, कॉन्टोसो मार्केटिंग कंपनी। इसके जो यूजर्स हैं, अगर मैं यूजर्स पे क्लिक करता हूं, इसमें सिर्फ 3 यूजर बने हुए हैं, राइट। अब ये क्या है, कॉन्टोसो मार्केटिंग कंपनी क्या है, ये एक अलग इंस्टांस है एक्टिव डायरेक्टरी की। ठीक है। अगर मुझे वापस उस पे जाना है, मुझे कुछ नहीं करना, अपनी एक्टिव डायरेक्टरी पे जाके मैनेज टेनेंट्स, और यहां पे मैंने डिफॉल्ट डायरेक्टरी पे क्लिक किया और मेक दिस एज डिफॉल्ट, इसके बाद इसको क्लोज किया और एक बार फिर से पेज को रिफ्रेश कर दिया, दैट्स इट। ठीक है। सो इट मे टेक अराउंड 1 मिनट वापस आने के लिए, जो डिफॉल्ट जो भी होता है, इसको 1 मिनट से लग सकता है, आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, रिफ्रेश होने के बाद थोड़ी देर में ये वापस आ जाएगा। ओके, वेरी गुड। अब जो हमारे पास डिफॉल्ट डायरेक्टरी के यूजर्स होंगे ना, वो डिफरेंट होने वाले हैं। एक बार यहाँ पे परमानेंटली डिफॉल्ट में आ जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि डिफॉल्ट के जो यूजर्स है वो डिफरेंट होने वाले हैं। अभी भी यही आ रहा है, राइट। एक बार दोबारा कर लेते हैं इसको रिफ्रेश। थोड़ा सा टाइम कई बार ले लेता है, चलिए कोई बात नहीं, आने दीजिए इसको वापस, ये अपने आप आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है। और राइट, वैसे मैनेज टेनेंट्स में जाके आप लोग स्विच भी कर सकते हैं, आपके पास एक स्विच का ऑप्शन भी होता है। जैसे मैंने इस पे क्लिक कर दिया, अगर डिफॉल्ट नहीं भी आ रहा तो आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं बेसिकली। नहीं नहीं, उसके बिना नहीं आप देख पाओगे। जैसे मैंने अब देखो डिफॉल्ट में स्विच कर लिया, अब इसके यूजर्स देखो कितने सारे हैं, है ना। हमारे पास उसमें जो कंटोसो थे उसमें 3 थे, इसमें कितने सारे यूजर्स हैं हमारे पास। ठीक है ना, तो ये चीज आपने समझनी है कि एक टाइम पे एक ही इंस्टांस को हम लोग देख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर हम एक ही इंस्टांस को देख सकते हैं तो फिर मैनेज टेनेंट्स का बटन ही क्यों है हमारे पास, हम लोग मल्टीपल टेनेंट्स बनाते क्यों हैं, ये मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, जब हम यूजर सेक्शन में जाएंगे ना तब।
गुड क्वेश्चन। अभी मैं आपको ये चीज भी अभी क्लियर करूंगा, जब मैं यूजर सेक्शन पे जाऊंगा ना तब मैं इस चीज को क्लियर करूंगा। मैं वही बता रहा था कि अगर हमारे पास मैनेज ट्रेंड्स का ऑप्शन मिला है, बेनिफिट क्या है इसका, तो ये हम जरूर देखेंगे हमारे यूजर सेक्शन में अभी इसी प्रेजेंटेशन के अंदर। ठीक है, ओके। लास्ट थिंग जो हमें समझने वाली है वो है सब्सक्रिप्शन। बिना सब्सक्रिप्शन के यू कांट डू एनीथिंग गाइस। सब्सक्रिप्शन एक ऐसी चीज है जिसके अगेंस्ट आपकी बिलिंग जनरेट होती है, राइट? भले ही वो फ्री सब्सक्रिप्शन हो, भले ही वो एक लर्न ऑन डिमांड सब्सक्रिप्शन हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन हो, पे एज यू गो, सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट आपके बिल जनरेट होते हैं। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं, यू कांट क्रिएट एनीथिंग ऑन एज्योर। आप कोई भी रिसोर्स बनाओ, आपसे सबसे पहले पूछेगा आपकी सब्सक्रिप्शन कौन सी है। आप सब्सक्रिप्शन चेक करने के लिए ये जो सर्च बार है, ये ग्लोबल सर्च बार है, आप यहाँ पे सिर्फ सब्सक्रिप्शन लिखो, क्लिक करो, तो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन डिसेबल्ड है और एक यहाँ पे चल रही है। अब इस सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट मेरे सारे बिल्स जनरेट होंगे। मंथली जो भी मुझे बिल आएगा वो यहां पर आएगा। अभी करंट कॉस्ट देखो कितनी है, 312 रुपए, राइट, जो मैं स्पेंड कर चुका हूं इसके ऊपर। ओके, रेस्ट ऑफ द कॉस्ट मुझे जो बियर करनी है वो इसी सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट करनी है। तो ये सिर्फ ओवरव्यू है, जो फर्स्ट मॉड्यूल होता है ना वो ओवरव्यू होता है आपको थोड़ा थोड़ा बताने का। इसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में हमारे आने वाले मॉड्यूल्स में। तो सब्सक्रिप्शन का बेसिकली फंडा ये है कि अगर आपका सब्सक्रिप्शन नहीं है, आप एक्टिव डायरेक्टरी का यूज नहीं कर सकते। यहां पे ये इसका पार्ट है। अगर आपका सब्सक्रिप्शन नहीं, यू कांट यूज एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन का होना बहुत जरूरी है, राइट? देन एक कंपैरिजन करते हैं जो हमारे पास ऑन प्रेम एक्टिव डायरेक्टरी है और जो एज्योर की एक्टिव डायरेक्टरी है। देखिए, हमारे पास जो एज्योर की एक्टिव डायरेक्टरी है, इसका जो प्राइमरी यूज है वो आइडेंटिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है HTTP और HTTPS कम्युनिकेशंस के लिए। बिकॉज क्लाउड ऑनलाइन है, तो हमारी जो भी कम्युनिकेशन होगी वो आइदर HTTP या HTTPS कम्युनिकेशंस होंगी। जैसे हमारी कोई ऐसी वेब एप्लीकेशन है जो एज्योर पे चल रही है तो वो ऑनलाइन होगी, हमारी कोई वर्चुअल मशीन है तो वो ऑनलाइन होगी। तो ये सारी कम्युनिकेशंस जो है वो HTTP और HTTPS के थ्रू होती हैं, और ये आइडेंटिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, मतलब ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन प्रोवाइड करती हैं HTTP और HTTPS के थ्रू। अब यहां पर ये बेसिकली रेस्ट एपीआई का यूज करती है। जैसे हमारे पास ऑन प्रेम में LDAP होता था, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, हमारा जो भी एक्टिव डायरेक्टरी था वो LDAP प्रोटोकॉल पे चलता था, जिसका पोर्ट नंबर आई गेस 636 था SSL के केस में, राइट? तो जो LDAP था उसके ऊपर हमारी सारी क्वेरीज जाती थी एक्टिव डायरेक्टरी की, लेकिन जो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी है उसकी क्वेरी जाती है रेस्ट एपीआई के ऊपर। अब यहां पर जो भी हमारी कम्युनिकेशन होती थी, जो कि हमारी नॉर्मल ऑन प्रेम एक्टिव डायरेक्टरी थी, वो हमारी कर्बरोस के थ्रू होती थी। कर्बरोस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए सारी ऑथराइजेशन करी जाती थी। लेकिन एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में वी यूज प्रोटोकॉल सच एज SAML, WS फेडरेशन, OpenID कनेक्ट। इसका इतना डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है, दैट इज नॉट एक्चुअली योर पार्ट। ठीक है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक कंपैरिजन आपको समझाने के लिए कि कैसे ऑन प्रेमाइसेस डिफरेंट है एज कंपेयर टू एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, तो बात यह है कि जो आपकी ऑन प्रेम एक्टिव डायरेक्टरी है वो कर्बरोस प्रोटोकॉल का यूज करती थी ऑथेंटिकेशन के लिए, राइट? लेकिन जो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी है वो SAML, WS फेडरेशन और OpenID कनेक्ट का यूज करती है। अब हमें ऑन प्रेम एक्टिव डायरेक्टरी में आपको याद होगा फेडरेशन सर्विसेज बनानी पड़ती थी, जिसको हम बोलते थे एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज, ADFS सर्वर, इफ यू गाइज रिमेंबर, जिन्होंने विंडोज सर्वर किया हुआ है। उसमें हमें फेडरेशन सर्विसेज बनानी पड़ती थी, लेकिन एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में ये ऑलरेडी इंक्लूड होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फेडरेशन का मतलब अगर आपको किसी और की एप्लीकेशन को यूज करना है, ठीक है, आपके ट्रस्ट के साथ, तो आप फेडरेशन बना सकते हो, लेकिन एज्योर में बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बनी बनाई मिल रही है। और लास्ट चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें एक्टिव डायरेक्टरी में हायरार्किकल स्ट्रक्चर मिलता है।
जो हमारी ऑन प्रेम एक्टिव डायरेक्टरी है विंडोज सर्वर वाली, उसमें हमें हायरार्किकल स्ट्रक्चर मिलता है। लेकिन एज्योर एडी में हमें क्या मिलता है? फ्लैट स्ट्रक्चर, जिसमें हम सिर्फ यूजर्स और ग्रुप्स बना सकते हैं। हम इसमें ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स और ग्रुप पॉलिसीज नहीं लगा सकते। एज्योर एडी में हम ओयूज नहीं बना सकते, हम ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते। सिर्फ एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, यूजर बनाओ, ग्रुप बनाओ, दैट्स इट। ओके, अब क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में, अगर पॉलिसी नहीं लगेगी तो फायदा क्या? इसका अलग से टॉपिक है, एज्योर पॉलिसीज, वो नेक्स्ट लेवल है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई चीज अगर हटाई गई है उसका ऑल्टरनेटिव वहां पे डिप्लॉय भी किया गया है। ओके, so this was a little comparison between Azure AD and on-prem AD, right? Okay, अब ये आपके एडिशंस हैं एक्टिव डायरेक्टरी के, जिसमें आपके पास 4 एडिशंस आते हैं। ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, इसको प्लीज ध्यान रखना कि एक्टिव डायरेक्टरी के कितने एडिशंस हैं। 4 एडिशंस है। कौन से? एक है हमारे पास फ्री एडिशन, एक माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्स एडिशन, प्रीमियम P1 और प्रीमियम P2। डिफरेंस आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन पे भी आपको सेम डायग्राम मिल जाएगा, सेम जो टेबल है वो मिल जाएगा। अब बाय डिफॉल्ट आपकी जो एक्टिव डायरेक्टरी बनती है ना गाइस, वो फ्री बनती है। ये देखो, एडिशन चेक करना है, बहुत ईजी है। आप अपने एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे जाओ, सामने आपको आपका लाइसेंस मिल जाएगा। ये देखो क्या लिखा हुआ है, फ्री लाइसेंस। फ्री लाइसेंस मतलब इतना भी बेकार नहीं है, बहुत अच्छा लाइसेंस है। मतलब फ्री लाइसेंस में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये देखिए। डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स आप 500,000 ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। इट कैन बी यूजर ग्रुप्स एनीथिंग, बहुत होते हैं यार, मतलब इतने आप आराम से बना सकते हो। सिंगल साइन ऑन का ऑप्शन मिल रहा है आपको। कोर आइडेंटिटी एंड एक्सेस, मतलब आपको वेरिफिकेशन लाइक यूजर्स बनाना, यूजर नेम एंड पासवर्ड करना। B2B कोलैबोरेशन, बिजनेस टू बिजनेस कोलैबोरेशन मिल रहा है आपको फ्री अकाउंट में, ठीक है। ऑफिस 365 या माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्स का मतलब होता है, अच्छा आप लोगों में से कितनों को पता है माइक्रोसॉफ्ट 365 के बारे में? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट माइक्रोसॉफ्ट 365? से यस और नो, दैट्स इट। ओके, फाइन, चलिए, कोई बात नहीं, जिनको पता बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो भी ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट 365 जब आप एक अकाउंट बनाते हैं, वहां पे आपको लाइसेंसेस मिलते हैं। इट कैन बी E3 लाइसेंस, E5 लाइसेंस, ठीक है, आपको मल्टीपल लाइसेंसेस मिलते हैं। जब आप माइक्रोसॉफ्ट 365 का अकाउंट बनाते हो, तब भी आपको एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का ऑप्शन मिलता है। मेरे पास अभी वो डायग्राम नहीं है, लेकिन मैं आपको जरूर दिखा दूंगा, ठीक है। जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट 365 का अकाउंट बनाते हैं, जिनको उनका एक्सेस है, आप ध्यान से देखना, लेफ्ट साइड पे जो आपका मेन्यू होता है, यहां पर करके आपको एक एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का ऑप्शन भी मिलेगा। मतलब वो लाइसेंस कौन सा होता है? ये वाला। उसमें भी आप यूजर बना सकते हो, ग्रुप्स बना सकते हो, लेकिन उसमें आप ऑफिस 365 की एप्स का एक्सेस भी दे सकते हो। आपने ये चीज देखी थी ना, मैंने आपको बताया था कि यूजर्स क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं। ये देखो, ये डायग्राम याद है ना, ये वाला। यूजर्स, एज्योर एडी के यूजर्स ऑफिस 365 को यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऑफिस 365 वाला लाइसेंस है, तो आप अपने यूजर्स को एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में बना के उनको परमिशन दे सकते हो कि क्या वो ऑफिस 365 को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सारी चीजें पॉसिबल कहां से हो जाएंगी? इस लाइसेंस से। देन यू हैव प्रीमियम P1 लाइसेंस और प्रीमियम P2 लाइसेंस। वैसे प्रीमियम P1 मैंने तो नहीं यूज करते देखा लोगों को, प्रीमियम P2 ही करते हैं, क्योंकि इसमें आपको सारे एक्सेस मिल जाते हैं। मतलब कंडीशनल एक्सेस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स, मैं आपको इसके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा आने वाले क्लास में। तो मतलब ये सारे ऑप्शन आपको प्रीमियम P2 में मिल जाते हैं। अब फिर से क्वेश्चन ये जनरेट होता है, पैसे देने पड़ेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हो, अगर आपको ट्रायल एक्सेस करना है, ट्राई करना है आपको पहले बिना पैसे दिए, तो आप 30 डेज का फ्री ट्रायल कर सकते हो। ये देखो, अगर आपको सारे फीचर्स चलाने हैं एक्टिव डायरेक्टरी के टेस्टिंग के तौर पे, आप आराम से जाइए यहाँ पे, ये आपका एक्टिव डायरेक्टरी है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे ऑप्शन है लाइसेंसेस का, आप इस पे क्लिक कर दो बस।
और यहाँ पे देखो गेट अ फ्री ट्रायल, मैंने इस पे क्लिक किया तो या तो आपको एंटरप्राइज मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5 का लाइसेंस मिल जाएगा जो कि आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 वाला है, या फिर आपको मिलेगा Azure AD प्रीमियम P2। आपने बस इस पे क्लिक करना है और एक्टिवेट कर देना है। इसमें भी वही चीज है कि आपको 100 लाइसेंसेस मिलेंगे 30 डेज के लिए, और उसके बाद अगर चाहो तो अपग्रेड करो, नहीं तो वापस फ्री में आ जाएगा। अभी मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मैं इसको चला चुका हूं तो मेरा 30 डेज के बाद वापस फ्री में आ गया ये। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको दोबारा एक्टिवेट करूंगा ये मेरे को मना कर देगा, ये मुझे एरर दे देगा, ये मुझे बोलेगा कि आप पहले ही चला चुके हो ये, तो यू हैव ऑलरेडी एक्टिवेटेड दिस ट्रायल बिफोर। लेकिन आपके फ्री अकाउंट है, आपके फ्रेश अकाउंट है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप यहां पे जाइए, एक्टिवेट करिए, 30 दिन के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट Azure AD प्रीमियम P2 मिलेगा। और इसके एक्टिवेट होने में 5 मिनट लग सकते हैं गाइज, मे बी। आप जब एक्टिवेट करेंगे तो आप जब अपनी डिफॉल्ट डायरेक्टरी पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अभी भी फ्री दिख रहा होगा। 5 मिनट के बाद आप इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे अपने आप लिखा आ जाएगा Azure AD प्रीमियम P2। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है हमारे Azure का, राइट। फुल मजे उठा लो, ठीक है, क्योंकि आपको 30 डेज के लिए फ्री मिल रहा है सब कुछ। तो ये सारे फीचर्स जो है ये आपको प्रीमियम P2 मिलेंगे, और ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा प्रीमियम P2 का ही इस्तेमाल करती हैं। ये वाली आपको नहीं मिलेगी, ये आप टेम्परेरी ट्रायल बेसिस पे कर सकते हो, बट हाँ प्रीमियम P2 बेस्ट है आपके एक्टिव डायरेक्टरी के लिए। ओके, और इंटरव्यू का क्वेश्चन है, जरूर पढ़ के जाना ये वाला। थोड़े से डिफरेंसेस याद कर लेना, ज्यादा मत करना, लेकिन आपको ये 4 लाइसेंसेस पता होने चाहिए। एडी ज्वाइन, अगर आप अपने Azure एक्टिव डायरेक्टरी को ऑन प्रेमाइसिस के साथ ज्वाइन कर लेते हो तो क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आप अपने क्लाउड वाली एक्टिव डायरेक्टरी को, जो ऑन प्रेमाइसिस एक्टिव डायरेक्टरी है, उसके साथ अगर ज्वाइन कर लेते हो क्या क्या मिलेगा आपको। ज्वाइनिंग का भी अलग से प्रैक्टिकल है, बहुत धांसू प्रैक्टिकल है, करेंगे हम लोग, हर चीज करेंगे टाइम आने पे। हमें क्योंकि बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, हम एग्जाम की प्रिपरेशन भी इसी तरह से करेंगे, हर एक छोटी छोटी चीज को पढ़ेंगे हम लोग, राइट। सबसे पहले आपको मिलेगा सिंगल साइन ऑन टू ऑल योर Azure मैनेज्ड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एप्स एंड सर्विसेज। मतलब आपने एक बार अगर लॉग इन कर लिया अपने अकाउंट के अंदर, हर जगह पे आपको पासवर्ड पासवर्ड नहीं पूछेगा वो, आपने एक बार कर लिया, दैट इज नोन एज सिंगल साइन ऑन। आपको बार बार वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, पासवर्ड डालो पासवर्ड डालो पासवर्ड डालो, नहीं। वंस यू हैव एंटर्ड इनटू द डोमेन, दैट्स इट, खत्म हो गया आपका काम। वहीं पे आप उस डोमेन के किसी भी सर्विस को चलाओ, आपसे वो दोबारा ऑथेंटिकेशन नहीं पूछेगा, दैट इज सिंगल साइन ऑन। फिर आता है एक्सेस टू माइक्रोसॉफ्ट स्टोर फॉर बिजनेस। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सेस टू एप्लीकेशंस फ्रॉम कंप्लाइंट ओनली डिवाइसेस, इसका मतलब ये होता है कि आप ये स्पेसिफाई कर सकते हो कि जो आपकी एप्लीकेशंस है वो लिमिटेड डिवाइसेस से ही चलें, लिमिटेड कंप्यूटर से चले, कोई मतलब दूसरे कंप्यूटर से आके अगर आपकी एप्लीकेशन चलाने की कोशिश करे वो ना चले। ठीक है, एंटरप्राइज स्टेट रोमिंग ऑफ यूजर सेटिंग्स अक्रॉस जॉइंट डिवाइसेस। तो अगर आपके पास एक लैपटॉप है और वो ज्वाइन कर चुका है आपकी Azure की एक्टिव डायरेक्टरी, कहीं और जाता है, किसी और जगह पे जाता है, तब भी वो उसको यूज कर सकता है, बिकॉज पोर्टेबल है। Azure एक्टिव डायरेक्टरी आपकी इंटरनेट पे अवेलेबल है, राइट। तो इजीली हो सकता है ये चीज। देन वी हैव विंडोज हेलो सपोर्ट। विंडोज हेलो का क्या मतलब होता है? विंडोज हेलो का मतलब होता है, विंडोज हेलो बेसिकली कॉन्सेप्ट आया था जहां पे हम लोग स्मार्ट कार्ड्स का यूज करते हैं, फिंगरप्रिंट्स का यूज करते हैं, बायोमेट्रिक का साइन इन करने के लिए। तो ये विंडोज हेलो को सपोर्ट करता है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात कर लो, दैट इज दिस थिंग, आप वो भी इसके यूजर्स के अंदर एनेबल कर सकते हो। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आजकल तो हर जगह करनी चाहिए गाइस, मतलब अकेले यूजर नेम पासवर्ड से काम नहीं बनेगा। यू शुड हैव द सेकंड वे ऑफ ऑथेंटिकेशन, कि जब आप पासवर्ड एंटर करो एक दूसरी नोटिफिकेशन आए। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मैं बताऊंगा आपको, वो सारे मेथड्स में से कोई भी मेथड सेलेक्ट करो कि आपके पास वहां पे ऑथेंटिकेशन आए। अगर आप वहां से अप्रूव करोगे तभी आप साइन इन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे।
और लास्ट आता है सीमलेस एक्सेस टू ऑन प्रेमाइसेस रिसोर्सेज। एजूर एडी में ज्वाइन करके दैट्स इट, कुछ नहीं चाहिए आपको। आराम से ऑन प्रेमाइसेस एप्लीकेशन चलाओ, क्लाउड की एप्लीकेशन चलाओ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड एरिया बन जाता है मैनेजमेंट का। एज्योर एडी एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बन जाता है जहां से आप हर चीज को मैनेज कर सकते हो। इट कैन बी ऑफिस 365, इट कैन बी योर ऑन प्रेमाइसेस डिवाइसेस, इट कैन बी ऑन प्रेमाइसेस एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, हर चीज। और इसीलिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और इसका इंटरफेस इतना क्लीन है कि आपको कोई भी चीज ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। मैं डिवाइसेस की बात कर रहा था, तो आप ये देखिए मेरी डिफॉल्ट डायरेक्टरी में डिवाइसेस है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो जितने भी डायरेक्टरी ज्वाइंट डिवाइसेस होंगे वो सारे के सारे यहां पे लिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं ऑल डिवाइसेस पे क्लिक करता हूं, मेरे पास फिलहाल कोई डिवाइस मैंने इसके साथ ज्वाइन नहीं किया। हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल के टाइम पे। ठीक है, जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस चीज की, हम प्रैक्टिकल करेंगे और तब आपको मैं यहाँ पे डिवाइसेस ज्वाइन करके दिखाऊंगा। इट कैन बी एन आईफोन, इट कैन बी अ विंडोज कंप्यूटर। यस, आप एप्लीकेशंस को, माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस को सिंगल साइन ऑन के थ्रू यूज करने के लिए आप आईफोन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आईफोन में भी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है। तो अगर आपका आईफोन रजिस्टर्ड है आपके एक्टिव डायरेक्टरी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? नहीं, वी कैन यूज ओनली एजर एडी एज वेल, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन ये आया है मेरे पास कि क्या हमें जरूरी है कि हमें दोनों ही यूज करना है और कब कब यूज करना है। देखो, क्या होता है कि कुछ कंपनीज होती है जो बहुत ज्यादा पैसा पहले लगा चुकी हैं। जैसे मेरी कंपनी सपोज करो चल रही है 10-15 साल से, मैं ऑलरेडी सर्वर के अंदर इन्वेस्ट कर चुका हूं, लेकिन अब मुझे एज्योर भी यूज करना है। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं अपना पुराना हार्डवेयर बेच दूंगा। तो मैं हाइब्रिड मॉडल पे आ जाऊंगा। हाइब्रिड मॉडल का मतलब है मैं कुछ पोर्शन अपना ऑन प्रेमाइसिस का यूज करूंगा और कुछ पोर्शन मैं यूज करूंगा क्लाउड का। दैट इज अ हाइब्रिड मॉडल, जहां पे मैं दोनों मॉडल्स को यूज कर रहा हूं। ठीक है, और उनमें कनेक्शन बना दूंगा, सिंक्रोनाइजेशन कर दूंगा। तो फिर मैं दोनों सर्विसेज का मजा ले सकता हूं, ऑन प्रेमाइसिस भी और क्लाउड का भी। ये प्रैक्टिकल बकायदा हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एज्योर एडी कनेक्ट। हम इस सॉफ्टवेयर को अपने ऑन प्रेमाइसिस सर्वर पे इंस्टॉल करेंगे और मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कैसे हम इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं हमारे क्लाउड के साथ। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है एज्योर एडी कनेक्ट। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। You're welcome, right? So I hope this much is clear to you. Okay. चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। एजर एक्टिव डायरेक्टरी में आपको एक और बड़ी अच्छी चीज मिलती है जिसको हम बोलते हैं कि सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट। क्या होता है गाइस कि हम लोग ना जनरली एडमिनिस्ट्रेटर्स को बोलते हैं, जिनकी बहुत बड़ी कंपनी है, जिनकी बेसिकली काफी ज्यादा यूजर्स होते हैं, जहां पे वो लोग ये कहते हैं कि यार मेरा अकाउंट लॉक हो गया, प्लीज इसको पासवर्ड रीसेट कर दो, पासवर्ड रीसेट कर दो। इवन मेरे टाइम पे जब मैं अपनी पुरानी कंपनी में था, वहां पर भी ऐसे होता था कि कोई यूजर उठ के आना या फिर उसने फोन करना या टिकट जनरेट करनी, मेरा अकाउंट लॉक हो गया, उसको रीसेट कर दो। मतलब ये काफी हेक्टिक काम हो जाता है। मतलब एक तरफ एडमिनिस्ट्रेटर कुछ प्रोडक्टिव सोच रहा होता है और साथ में ऐसे ऐसे इश्यूज आ जाते हैं छोटे छोटे। तो उन चीज को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे है हमारे पास सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट। अब यहां पर बेनिफिट ये है कि यूजर खुद अपना पासवर्ड को रीसेट कर सकता है। और ऑप्शंस क्या है उसको करने के लिए? सॉर्ट ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो जैसे हमारी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन काम करती है ना, बिल्कुल वैसे हमारा SSPR काम करता है, दैट इज सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट। ये हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि किन यूजर्स के ऊपर हमने ये इंप्लीमेंट करना है। या तो सबके ऊपर कर दो या फिर आप यूजर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये जो वेरिफिकेशन है ये कैसे होगी? आप अपनी मनपसंद के यहाँ पे ना मेथड सिलेक्ट कर सकते हो। ईमेल वेरिफिकेशन, फोन वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी क्वेश्चंस। अगर सिक्योरिटी क्वेश्चंस पे क्लिक किया तो कितने सिक्योरिटी क्वेश्चंस को आंसर देना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, मोबाइल ऐप कोड, मोबाइल ऐप नोटिफिकेशन, तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। जब कोई यूजर अपना पासवर्ड रीसेट करने वाला होगा तो उनको इन चीजों के थ्रू गुजरना होगा। जब ये इसको वेरीफाई करेगा तभी यूजर अपना पासवर्ड रीसेट कर पाएगा।
तभी ये स्पेसिफाई हो पाएगा कि यूजर जो है वो लेजिट है, फेक नहीं है। तो सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये आपको एज्योर एडी प्रीमियम P2 में मिल जाएगा। अगर मैं अभी इसको यहाँ करने जाऊंगा चलेगा नहीं है। जैसे सपोज करें मैं यहाँ पर यूजर्स के अंदर चला गया, ये मेरे यूजर्स हैं, यहाँ पे देखिए पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट है, और यहाँ पे लिखा हुआ है गेट अ फ्री प्रीमियम ट्रायल टू यूज दिस फीचर। मेरे पास फ्री लाइसेंस है, मेरे पास प्रीमियम P2 नहीं है और मुझे मिल भी नहीं रहा, क्योंकि मैं एक बार ऑलरेडी उसको यूज कर चुका हूं। तो जब आप इसको अपना प्रीमियम P2 लाइसेंस एक्टिवेट करेंगे तब आपको सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहां से बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी पिक्चर आपको मिलेगी। ये सारे ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहले आप प्रॉपर्टीज में जाइए, सिलेक्ट करिए कि कौन कौन से जो यूजर्स हैं उनके ऊपर आपने इंप्लीमेंट करना है। गो फॉर ऑथेंटिकेशन मेथड्स, जो जो मेथड आप सेलेक्ट करेंगे वही उसके रीसेट पासवर्ड करने पे पूछे जाएंगे, वही मेथड्स से वो ऑथेंटिकेट करेगा। तो ये भी एक अच्छा फीचर है एजर एक्टिव डायरेक्टरी का, राइट। सेकेंड लेसन जो आज हम पढ़ेंगे वो है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूजर एंड ग्रुप अकाउंट्स। अब यहां पर भी काफी सारी चीजें हम जो पढ़ेंगे, जैसे कि क्रिएट यूजर अकाउंट्स, मैनेज यूजर अकाउंट्स, बल्क में कैसे क्रिएट किए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले यूजर अकाउंट। जो भी यूजर है आपके कंपनी के अंदर, जैसे यहाँ पे एक नाम ले लेते हैं हमारे पास, जैसे लेट्स से एक पार्टिसिपेंट है भास्कर। भास्कर एक यूजर है मुझे पता है, लेकिन अगर वो एज्योर पे काम करना चाहते हैं तो उनको एक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। उसी अकाउंट के थ्रू जो भास्कर हैं वो ऑथेंटिकेट कर सकते हैं और ऑथराइज कर सकते हैं। ही कैन ऑथेंटिकेट एंड ऑथराइज, राइट। एंड हर यूजर की कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे उसकी प्रोफाइल पिक्चर, उसका स्टेट, फोन नंबर, ये सारी प्रॉपर्टीज उसकी एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं। तो चलिए ये जो यूजर है ये बना के देखते हैं कैसे बनता है। तो बहुत ही सिंपल है, मैं यहाँ पर अपने डिफॉल्ट डायरेक्टरी में चला जाऊंगा और यहाँ पे यूजर्स पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे एक नया यूजर बनाते हैं भास्कर नाम से। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं डोमेन का नाम बड़ा खतरनाक सा आ रहा है, ये क्या चीज है ये। अगर आप अपनी डिफॉल्ट डायरेक्टरी में जाएंगे आपको यहाँ पे दिखेगा प्राइमरी डोमेन। तो जब आप अकाउंट बनाते हैं ना तो वो क्या करता है कि जो आपकी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी को कोलैबोरेट करके यहाँ पे लिख देगा और .onmicrosoft.com को साथ में जोड़ देगा, तो ये आपकी प्राइमरी डोमेन बना देगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यही डोमेन बनानी है, आप चेंज भी कर सकते हो। चेंज करने का प्रोसेस डीएनएस के सेक्शन में आएगा। यहाँ पे हमारे पास कस्टम डोमेन्स का ऑप्शन है, लेकिन कैसे चेंज करना है ये मैं आपको डीएनएस के टॉपिक में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम इसी प्राइमरी डोमेन के साथ चलेंगे। हालांकि मुझे पसंद नहीं है इतनी लंबी डोमेन, बट कोई बात नहीं। यूजर्स में गए, यहां पर न्यू यूजर पे क्लिक किया। अब यहां पर ऑप्शन है क्रिएट यूजर और इनवाइट यूजर, दोनों में क्या फर्क है। क्रिएट का मतलब है मैं यहां से क्रिएट कर रहा हूं मैनुअली। इनवाइट का मतलब है अगर मेरा यूजर किसी और टेनेंट को बिलोंग करता है, लेट्स से मेरा यूजर कंटोसो मार्केटिंग कंपनी को बिलोंग करता है, तो मैं उसको भी पार्ट बना सकता हूं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। गेटिंग माय पॉइंट। वो टेनेंट्स इसीलिए हैं कि अगर हमारे मल्टीपल बिजनेसेस हैं, जैसे मेरा नाम मयंक है, मेरे मल्टीपल बिजनेस है, एक है डिफॉल्ट, एक है कंटोसो, तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने दूसरे बिजनेस को वाले यूजर्स को साथ में नहीं ला सकता, मैं ला सकता हूं। मुझे क्या करना है, मुझे इनवाइट यूजर पे क्लिक करना है। मुझे उसका ईमेल एड्रेस, उसका नाम, ईमेल एड्रेस मतलब जो यूजर नेम @डोमेन नेम होता है वो हो जाएगा, मुझे यहाँ पे डाल के एक पर्सनल मैसेज और सिंपली इनवाइट पे क्लिक कर देना है। इनविटेशन उसको पहुंच जाएगा, जब वो एक्सेप्ट करेगा तो वो मेरी डायरेक्टरी का पार्ट बन जाएगा। फिलहाल इसको सिंप्लिसिटी से करते हैं, क्रिएट यूजर पे क्लिक करते हैं। मैं यहां पे रखूंगा भास्कर नाम। तो पूरा नाम क्या बन गया, भास्कर @mayankkalra91yahoo.onmicrosoft.com। यहां पे नाम लिख देंगे, ठीक है। आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है तो आप डाल सकते हो। पासवर्ड ऑटो जनरेट करना है तो यहाँ पे शो कर सकते हो, राइट। तो जैसे ये पासवर्ड है DAFA9201, खुद का लगाना है पासवर्ड, खुद का लगा लो।
जैसे ठीक लगे। अब ये पासवर्ड नोट कर लेना, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो मैं इसको चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। तो ये मैंने एक रैंडम पासवर्ड जनरेट करवा दिया, एंड किसी ग्रुप का मेंबर नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना मुझे, सिंपली मुझे यूजर को क्रिएट कर देना, एंड दैट्स इट। देखो भास्कर यूजर क्रिएट हो गया, राइट। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहां पे आप देख सकते हो कि मैं इसको एडिट कर सकता हूं, इसका पासवर्ड रीसेट कर सकता हूं, और इसके सारे सेशंस को रिवोक कर सकता हूं। अगर मैं एडिट पे क्लिक करता हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉब इन्फो, स्ट्रीट एड्रेस, जिप पोस्टल कोड, ये सारी चीजें मैं डाल सकता हूं, और ये कुछ भी चेंजेस करने के बाद मैं सेव कर सकता हूं, राइट, इजी। तो इसको मैंने फिलहाल यहां पे इसकी प्रोफाइल में आ गया। पासवर्ड रीसेट करना है इसका, आप चाहते हो एडमिन पासवर्ड रीसेट करे तो यहां से कर सकते हो, ओके। यहां पे देखिए असाइंड रोल्स, इसको कौन कौन से रोल असाइन हुए हैं, फिलहाल कोई रोल नहीं असाइन हुआ। मतलब भास्कर अगर एज्योर में लॉगिन करता भी है तब भी उसको कुछ नहीं मिलने वाला। ट्राई कर लेते हैं, भास्कर को हमने यूजर तो बना लिया, अब हम क्या करेंगे, भास्कर का यूजर नेम कॉपी कर लो, ये बहुत लंबा है ना तो लिखेंगे नहीं, कॉपी कर लेंगे इसको, और एक इनकॉग्निटो मोड ओपन करेंगे। यहां पे एक नया वाला मोड ओपन कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं, portal.azure.com ओपन करेंगे, और यहां पर भास्कर यूजर नेम को मैंने पेस्ट किया, ये इतना लंबा यूजर नेम है, नेक्स्ट पे क्लिक किया, पासवर्ड डाल दिया। अब जब हम पहली बार इसको लॉगिन कर रहे हैं तो वो हमसे पासवर्ड चेंज करने को बोलेगा, ये पॉलिसी है। तो आप अपना करंट पासवर्ड डालो, यहाँ पे नया पासवर्ड डालो, राइट, एंड क्लिक ऑन साइन इन। अब भास्कर लॉगिन कर रहा है, अच्छा ये वाला पासवर्ड इसको पसंद नहीं आया तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, अच्छा ये भी नहीं पसंद आया, चलो ये तो कर ही लेगा एक्सेप्ट, ठीक है। अब भास्कर साइन इन हो गए, मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया, एंड अब देखना यहाँ पे भास्कर एज्योर में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं नजर आने वाला। जैसे अगर मैं भास्कर को बोलता हूँ जाओ वर्चुअल मशीन बनाओ, तो अगर क्लिक किया इसने यहाँ पे, कुछ नहीं मिलेगा, है ही नहीं कुछ यहाँ पे, राइट। आप देखो, इवन अगर मैं एक्टिव डायरेक्टरी में जाता हूँ, मैं एक्टिव डायरेक्टरी में चला गया, यहाँ पे देखो, अगर मैं यूजर्स पे चला गया, ही कैन ओनली एंड ओनली सी द यूजर्स। अगर मैं इसको बोलूं नया यूजर बनाओ, ये देखो नहीं बना पा रहा, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई रोल ही नहीं इसको मिला हुआ। अगर आपको किसी यूजर को किसी हद तक परमिशन देनी है, ऑथराइज करना है, तो उसको उसी अकॉर्डिंग रोल देना पड़ेगा आपको, और वही हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। अगर आप चाहते हो कि आपका बनाया हुआ यूजर्स को क्रिएट कर सके, मैनेज कर सके, तो उसको या तो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर होना होगा या फिर यूजर एडमिनिस्ट्रेटर होना होगा। अगर आपने इनमें से कोई भी रोल असाइन कर दिया तब आप उसको बोल सकते हो कि जाइए नया यूजर बना दो। अब ये जो लिस्ट है ना सारे रोल्स की, ये माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल है। इसको हम बोलते हैं एडी बिल्ट इन रोल्स, एक्टिव डायरेक्टरी बिल्ट इन रोल्स। आपने क्या करना है, सिर्फ गूगल पे जाना है, यहाँ पे लिखना है एडी बिल्ट इन रोल्स, आपको माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी, ठीक है। आपने वहीं से पढ़ना और कहीं से नहीं पढ़ना, माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, ये देखिए, ये सारे रोल्स अवेलेबल है। हर रोल के आगे इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ कि कौन क्या कर सकता है। अब हमने कौन सा पढ़ा था, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, तो चलिए यहां से ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर देखते हैं क्या है। ये रहा ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, इस पे क्लिक किया। ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है कि जितनी भी हमारे पास टोटल एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक होती है वो सारी की सारी हमें इसमें मिल जाती है। शॉर्ट में पढ़ना है तो मैं आपको एक आइडिया देता हूं, यहाँ पे कंट्रोल F दबाओ, यहाँ पे लिखो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, ये देखो, it can manage all the aspects of Azure AD and Microsoft services that use Azure AD identities। मतलब एक तरह से एक्टिव डायरेक्टरी का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, वो होता है ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन अगर आप चाहते हो मेरी सारी एक्टिव डायरेक्टरी को ना मैनेज कर सके, सिर्फ यूजर को मैनेज कर सके, तो आप यहां पर लिख सकते हो यूजर एडमिनिस्ट्रेटर।
It can manage all the aspects of users and groups, including resetting of passwords. That's it. इतना ही कर सकता है, उसके अलावा एडी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो आप खुद देखो, मैं अपने ओनर अकाउंट पे जाता हूं, यहाँ पे ओनर अकाउंट में भास्कर के असाइंड रोल्स में जाता हूं, कोई रोल नहीं है यहाँ पे, है ना। अब मैं अगर यहाँ पे ऐड असाइनमेंट पे क्लिक करता हूं और यहाँ पर यूजर एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन दे देता हूं इसको, ये रहा यूजर एडमिनिस्ट्रेटर, ऐड कर दिया। अब देखो परमिशन अभी यहाँ पे आ जाएगी, इसको रिफ्रेश करो, इट विल टेक अ लिटिल टाइम। जैसे इसके पास यूजर एडमिन की परमिशन आई, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूसरे उस पे पेज पे जाएंगे और वहां पे चेक करेंगे। ये देखो कई बार क्या होता है, रिफ्रेश नहीं होता, तो दोबारा से एक्टिव डायरेक्टरी खोल लेना है और यहाँ पे भास्कर, ये रहा भास्कर यूजर, असाइंड रोल्स में गए और यहाँ पे यूजर एडमिनिस्ट्रेटर आ गया। अब चलते हैं अपने भास्कर अकाउंट के अंदर, ये रहा भास्कर का अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर या तो रिफ्रेश करने से या साइन आउट साइन इन करने से आपको परमिशन मिल जाएगी। जैसे ऑल यूजर्स पे अभी भी ऑप्शन नहीं आया, मुझे क्या करना है, सिर्फ एक छोटा सा साइन आउट करना है और दोबारा से साइन इन करना है और मेरा आप चेक करेंगे यहाँ पे परमिशन मिल जाएगी। ये देखो स्किप किया, स्टे साइंड इन, और लीजिए अब मैं जब एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे जाऊंगा, अब अगर मैं यूजर सेक्शन में जाऊंगा तो देखिए मेरे पास ऐड अ न्यू यूजर का ऑप्शन आ गया। क्यों आया? क्योंकि मैंने बैकएंड से, ओनर अकाउंट से मैंने इसको परमिशन असाइन की है। जब तक मैं नहीं असाइन करूंगा तब तक ये यूजर कुछ नहीं कर पाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये है पावर एज्योर की। तो जो एक्टिव डायरेक्टरी में आप सेट करोगे वही यूजर कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब ये एक नया यूजर बना सकता है, ठीक है। और देखिए क्या है हमारे पास कि हम लोग यूजर की प्रोफाइल पिक्चर, जॉब, कॉन्टैक्ट सेट कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। अब जो भी यूजर को हम डिलीट करते हैं, अगर हम उसको रीस्टोर करना चाहे तो हम 30 डेज तक उसको रीस्टोर कर सकते हैं, उसके बाद वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। और कौन सा यूजर कब साइन इन किया है, उसकी जो लॉग इंफॉर्मेशन होती है कि कितने बजे साइन इन किया, कहां से साइन इन किया, वो सब हम ऑडिट कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा डिलीटेड यूजर का। ये देखो अगर मैंने कोई भी यूजर डिलीट कर दिया, लेट्स से मेरे पास ऑल यूजर्स में मैं चला जाता हूं, यहाँ पे अखिल नाम का यूजर है, तो मैं अखिल को डिलीट करना चाहता हूं, मैंने यहाँ पे चेक मार्क किया और डिलीट यूजर। अब ये जो यूजर है ये डिलीट होके कहां जाएगा, डिलीटेड यूजर्स के अंदर यहां चला जाएगा। अगेन थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा, आ जाएगा। दोबारा से ओपन कर लेते हैं, डिलीट हो जाता है लेकिन डिस्प्ले होने में टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने क्लोज करके दोबारा ओपन कर लिया। बात वही है, आ गया यहाँ पे। अब अगर मैं इसको यहाँ पे नहीं छेड़ता तो 30 डेज के बाद ये अपने आप डिलीट हो जाएगा यहाँ से। लेकिन अगर मैं इसको रीस्टोर करना चाहता हूं तो मुझे बस इस पे क्लिक करना है और रीस्टोर पे क्लिक करना है, दैट्स इट। यहाँ पे लिखा हुआ यूजर्स आर परमानेंटली डिलीटेड ऑटोमेटिकली 30 डेज आफ्टर दे आर डिलीटेड। तो मतलब अगर ये यहाँ पे 30 दिन तक पड़े रहें तो उसके बाद अपने आप डिलीट हो जाएंगे। और अगर मुझे रीस्टोर करना है, क्लिक हेयर, क्लिक ऑन ओके, एंड मेरा यूजर रीस्टोर हो गया। चेक करने के लिए बंद करके दोबारा से बस एक बार आपने एडी ओपन करना है, यूजर्स, नॉर्मल यूजर्स के अंदर, इफ आई रिफ्रेश, एंड अखिल यूजर इज बैक, सिंपल। तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जैसे रिसाइकिल बिन होता है वैसे आपको यूजर्स का भी रिसाइकिल बिन यहाँ पे मिल जाता है, राइट। बल्क यूजर्स, अब मेरे पास कम से कम 1000 यूजर्स है जिनको मुझे एज्योर पे लेके आना है, एज्योर पे अकाउंट बनाना है। कैसे बनाऊंगा भाई? बड़ा मुश्किल है, मैं तो नहीं कर सकता, मैनुअल एंट्रीज नहीं कर सकता मैं। लेकिन यहाँ पर एक बल्क यूजर क्रिएशन का ऑप्शन है जो क्या करता है, एक CSV टेम्पलेट डाउनलोड कर देगा आपके लिए। इसके अंदर एक्सेल एक्सेल टाइप होता है डॉक्यूमेंट ये, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज डॉक्यूमेंट होता है, एक्सेल जैसा होता है। आपको सिर्फ अपनी डिटेल्स एंटर करनी सारी यूजर्स की, जैसी डिटेल डाली इस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दो एंड देयर यू गो, आपका काम हो जाएगा। पर ये काम कौन कर सकता है? या तो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है या फिर एक यूजर एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है।
ये हमें पता है अच्छे से। तो बहुत ही ईजी है बल्क ऑपरेशन। आपको क्रिएट पे जाना है, मतलब जो नॉर्मल यूजर ऑल यूजर्स पे, बल्क ऑपरेशन पे जाके बल्क क्रिएट आपने क्लिक किया, ये एक CSV टेम्पलेट डाउनलोड कर देगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक किया, CSV टेम्पलेट डाउनलोड हो गई, इसको मैंने ओपन किया और ये देखिए, इनको ना थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। जरूरी नहीं सारे कॉलम भरने हैं, ऐसा नहीं होता, सिर्फ ये वाले। ये देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, डिस्प्ले नेम में इसने रखा है क्रिस ग्रीन, यूजर नेम में chris@contoso.com और पासवर्ड में पासवर्ड डाला हुआ है। ऐसे ही आप अपनी सारी एंट्रीज यहां पे कर दो, इसको कर दो सेव डॉक्यूमेंट को, ठीक है। और डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद आप यहां पर अपलोड कर दो। जैसे ही आप यहां पे वो फाइल अपलोड करोगे, इसने ऑटोमेटिकली सारे यूजर्स बना देने यहां पे, है ना अच्छी बात। तो भले ही वो 1000 यूजर हो, 100 यूजर हो, जितने भी हो, आप एक CSV फाइल से सारे यूजर एक क्लिक में बना सकते हैं। आपको बार बार न्यू यूजर पे जाके मतलब यूजर्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं बल्क ऑपरेशंस, ये भी Azure AD में पॉसिबल है। अब जैसे यूजर बनते हैं, ग्रुप भी बनते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे ग्रुप के टाइप्स हैं, एक सिक्योरिटी ग्रुप्स और एक माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप्स। सिक्योरिटी ग्रुप्स एक नॉर्मल ग्रुप की तरह होते हैं जहां पे हम लोग परमिशंस को असाइन कर सकते हैं। सपोज मैंने कोई परमिशन या रिस्ट्रिक्शन लगानी है, तो वो मैं सिक्योरिटी ग्रुप्स के ऊपर लगा सकता हूं। माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप्स कौन से होते हैं? जो कि जिनके साथ आपने कोई शेयर्ड मेल बॉक्स अटैच करना हो या फिर कोई कैलेंडर अटैच करना हो, जो कि माइक्रोसॉफ्ट 365 के फीचर्स हैं। तो अगर आप वहां पे कोई ग्रुप बना रहे हैं जो कि Azure AD के साथ लिंक होगा, या कोई ऐसा ग्रुप जो कि माइक्रोसॉफ्ट 365 की एप्लीकेशंस को एक्सेस करेगा, तो वो ग्रुप का नाम होगा माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप। तो जब भी आप बनाएंगे, आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, कौन सा वाला चूज करना है वो आपकी मर्जी है। अगर चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट 365 के फीचर्स भी एक्सेसिबल हो, तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं तो सिक्योरिटी ग्रुप्स। ये देखो, जब भी मैं ग्रुप पे जाऊंगा, जैसे मेरी ये जो डिफॉल्ट डायरेक्टरी, इसको क्लोज करते हैं, मेरे पास ग्रुप्स का ऑप्शन है, मैं ग्रुप्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे न्यू ग्रुप पे क्लिक करते हैं। जैसे मैं न्यू ग्रुप पे क्लिक करूंगा, मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर सिक्योरिटी और माइक्रोसॉफ्ट 365। मैं कोई भी ग्रुप क्रिएट कर सकता हूं, ठीक है। ग्रुप का नाम दे दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे डेमो 123 नाम दे दिया ग्रुप का। और डिस्क्रिप्शन टोटली ऑप्शनल, अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो। इस ग्रुप के मेंबर्स कौन होंगे आप अभी से सिलेक्ट कर सकते हो, ओनर कौन होंगे आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन एक ऑप्शन ग्रेड आउट है, ये इसलिए ग्रेड आउट है, मेरे पास प्रीमियम P2 लाइसेंस नहीं है। लेकिन ये ऑप्शंस है क्या? ये तीन ऑप्शंस है, असाइंड, डायनेमिक और डायनेमिक डिवाइस। ये बहुत ही ज्यादा सोच समझ के चीजें बनाई गई हैं। इसका प्रॉपरली यूज क्या है, चलिए समझते हैं। असाइंड का मतलब होता है कि आप मैनुअली हर यूजर को एक ग्रुप के साथ असाइन करोगे। जैसे भास्कर जाएंगे AZ104 के ग्रुप में, मनस्मिता जाएंगी AZ104 के ग्रुप में, ऐसे, ठीक है। मैं मैनुअली असाइन कर रहा हूं। डायनेमिक यूजर का मतलब होता है कि बेस्ड ऑन अ कंडीशन यूजर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अब ऑब्वियसली बात है, अगर मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स हैं, मैं मैनुअली ऐड करने बैठूंगा, फिर तो हो गया काम मेरा, ठीक है ना। 1000 यूजर के लिए कुछ ना कुछ मुझे स्कीम लड़ानी पड़ेगी, और वो क्या होगा? डायनेमिक यूजर। इसका मतलब ये होता है, लेट्स से मैंने एक कंडीशन ऐड कर दी, जैसे आप डायनेमिक यूजर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ना, कंडीशन पूछेगा आपसे, कंडीशन मैंने ऐड की, लेट्स से जिसकी स्टेट, लेट्स से पंजाब है, मैंने कंडीशन यहां पे लगा दी कि जिसकी जो स्टेट है वो पंजाब है, उसको ऑटोमेटिकली AZ104 के ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। ये क्या करेगा? ये अपने आप सारे यूजर्स को स्कैन करेगा, जहां जहां पर स्टेट विल बी इक्वल टू पंजाब, वो इसको उठा के डाल देगा AZ104 के ग्रुप में। तो आप कंडीशंस लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। जैसे अब ऑब्वियसली मैं भास्कर यूजर को यहाँ पे जब सेट करूंगा, यहाँ पे डिफॉल्ट डायरेक्टरी में, मैं यहाँ पे यूजर्स में जाके सिर्फ मुझे इतना करना है कि जो भी यूजर्स हैं उनकी आइडेंटिटी में, लेट्स से मैंने यहाँ पे स्टेट में पंजाब डाल दिया, यहाँ पे मैंने पंजाब लिख दिया,
ठीक है, कैपिटल स्मॉल कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैप्स में लिख दें, स्मॉल में लिख दें, जैसे मर्जी लिख दें। मैंने सेव कर दिया। अब जब मैं ग्रुप बनाने जाऊंगा और वहां पे डायनेमिक यूजर सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है, तो वो स्कैन करेगा कंडीशन, मेरी कंडीशन में मैं लिखूंगा जहां जहां पे स्टेट पंजाब है उसको AZ 104 में डाल दो, AZ 104 में डाल देगा। तो इट विल ऑटोमेटिकली स्कैन, इट विल ऑटोमेटिकली शिफ्ट द यूजर इनटू द स्पेसिफिक ग्रुप। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है डायनेमिक यूजर का। फिर आता है डायनेमिक डिवाइस। अब ये सिर्फ सिक्योरिटी ग्रुप्स पे एप्लीकेबल है, ये माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप्स पे एप्लीकेबल नहीं है। डायनेमिक डिवाइस बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हमारा डायनेमिक यूजर काम करता है, फर्क सिर्फ इतना है यहाँ पे डिवाइस है। ओके, तो ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं असाइनमेंट टाइप्स। इसको ट्राई करना बहुत ही अमेजिंग चीज है ये, ठीक है, सैंडबॉक्स में जाके ट्राई करना बहुत ही अमेजिंग है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, अब ये भी बड़ी अच्छी चीज है। हम बोल रहे थे ना कि ओयूज को रिप्लेस कर दिया, ओयूज बंद कर दिए। ओयूज जैसा तो नहीं बट थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है ये। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एक कंटेनर है जो कि क्या क्या कंटेन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ यूजर्स और ग्रुप्स, दैट्स इट। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ये सिर्फ यूजर्स और ग्रुप्स को कंटेन कर सकता है। अब ये किस लिए यूज होता है, ये इसीलिए यूज होता है ताकि हम परमिशंस जो है उनको रिस्ट्रिक्ट कर सके एक रोल के अंदर। जैसे मैंने सपोज करिए कुछ यूजर्स डाल दिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के अंदर, अब उस कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पे मैं एक रोल की रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूं। जैसे मैं कह सकता हूं, ऐसा मान के चलते हैं कि ये वाले सारे इनको यूजर एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन मिल जाए, ठीक है, इनको यूजर एडमिन की परमिशन मिल जाए फॉर एग्जांपल, तो वो एक कंप्लीट एडी यूनिट पे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पे मैंने लगाया, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें एक कंटेनर के अंदर आ जाती है, उस कंटेनर को हम लोग क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड IT मेंबर्स टू द रोल, राइट। ये था हमारा जो कि जो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी है उसके बारे में। यहाँ पे हमने जो स्टडी किया है वो स्टडी किया है यूजर्स और ग्रुप्स के बारे में। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि इसके साथ इंटरलिंक्ड है, जो कि प्रेजेंटेशन में नहीं है, जिसको हम बोलते हैं MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगर मैं यूजर्स पे क्लिक करता हूं, आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास पर यूजर MFA है, मैं इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ये देखो ये सारे यूजर आ गए मेरे पास, सारे यूजर आ गए। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले बात तो आप देखिए यहाँ पे सारे के सारे जो स्टेटस है वो डिसेबल्ड है, राइट। आप यहाँ पे जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का स्टेटस है आप एनेबल्ड कर सकते हैं, एनफोर्स्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। इन्फोर्स मतलब क्या होता है, फोर्सफुली फीचर को डाल देना। लेट्स से मैं भास्कर यूजर को एनेबल करना चाहता हूं, ठीक है। अच्छा ये तो फिल्टर है, सॉरी, मैंने भास्कर यूजर पे क्लिक किया एंड यहाँ पे एनेबल पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। मैंने एनेबल पे ऐसे क्लिक कर दिया, एनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अपडेट सक्सेसफुल, ठीक है। अब जब भास्कर यूजर लॉगिन करेंगे उनसे पूछा जाएगा कि कौन सा मेथड चाहिए आपको। अभी जब मैं साइन आउट करके साइन इन करूंगा ना एज़्योर के अंदर भास्कर यूजर से, उनसे पूछा जाएगा भाई कौन सा मेथड आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी वो बोलेंगे उस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास अखिल यूजर है, मैं यहाँ पे मैनेज यूजर सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, रिक्वायर सिलेक्टेड यूजर्स टू प्रोवाइड कॉन्टैक्ट मेथड्स अगेन, delete all existing app passwords generated by selected users, restore multi-factor authentication on all the remembered devices. So this is like advanced settings of the multi-factor authentication. करना है करो, नहीं तो कैंसिल करो, सीधा एनेबल का बटन दबा दो। अब जब भास्कर दोबारा लॉगिन करेंगे उनसे पूछा जाएगा कि क्या कहते हैं कि कौन सा वाला आपने बेसिकली मेथड चूज करना है एज दी MFA, मोबाइल मेथड या कोई भी मेथड हो वहां पे वो ऐड कर सकते हैं। सो दिस वाज समथिंग जो मुझे आपको बताना था इस यूजर सेक्शन में। बाकी आई गेस हमने सारा कुछ यहाँ से क्लियर कर लिया। साइन इन लॉग्स जो है कि कौन से यूजर ने कब लॉग इन किया कहाँ से, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं साइन इन लॉग्स, ठीक है। बहुत ही इफेक्टिव है ये पोर्टल,
ओके। और ऐसा नहीं है कि भास्कर को अगर मैंने यूजर परमिशन दे दी है तो वो वर्चुअल मशीन बना पाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये देखो, जितनी परमिशन, जैसी परमिशन वैसे ही भास्कर कर पाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं वर्चुअल मशीन पे चला जाऊं, नहीं बना पाऊंगा, कुछ भी नहीं है मेरे पास ऑप्शन। तो हम लोग स्लोली एंड स्टेडिली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अभी हमने एक्टिव डायरेक्टरी का पोर्शन कवर किया है, वो भी पूरा नहीं। जो कि एडी कनेक्ट है वो मैं तब आपको बताऊंगा जब आपका नॉर्मल एज्योर और जो एक्टिव डायरेक्टरी है जो पोर्शन, वो आपका प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। तब मैं आपको समझाऊंगा वर्चुअल मशीन और एडी कनेक्ट आपस में कैसे कनेक्ट करना है। तो जब आपके ये दोनों पोर्शन क्लियर हो जाएंगे तब इनको आपस में कंबाइन कर देंगे हम लोग। ओके।